बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन पे भी बाद में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अकाउंटिंग एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स, अब वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो। शेयर इक्विटी हो या प्रेफरेंस, शेयर्स कोई भी हो, issued at par premium, issued at par value premium। पार वैल्यू करने का मतलब कि जो नॉमिनल वैल्यू शेयर का है जो नॉमिनल वैल्यू है उसी नॉमिनल वैल्यू पे शेयर्स जारी करने हैं। प्रीमियम कहने का मतलब है कि जो नॉमिनल वैल्यू है उसमें एक्स जोड़ दिया जाए। एक्स की कोई सीमा नहीं है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके जहन में याद होगा कि कभी आपने सुना होगा कि शेयर डिस्काउंट पे भी जारी किए जा सकते हैं, पहले आपने सुना होगा। यहां पे बताना जरूरी है कि कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 53 आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप या तो पार पे जाओ या प्रीमियम पे जाओ। यू कैन नॉट गो एट डिस्काउंट एज फार एज आईपीओ इज कंसर्न। फॉरफिटेड शेयर डिस्काउंट पे रीइश्यू हो सकते हैं, लेकिन आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। ओके, सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, और ये सेक्शन 53 ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कंपनीज एक्ट। देखिए, आपने पढ़ा होगा जब आपने प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस जो आपने पढ़ाई करी होगी, तो उसमें अकाउंटिंग में जब पार्टनरशिप की अकाउंटिंग हो रही थी तो वहां पे पार्टनरशिप एक्ट रोल प्ले कर रहा था। और जब हम लोग कंपनी की अकाउंटिंग करने आएंगे तो डेफिनेटली कंपनीज एक्ट रोल प्ले करेगा। हम लोग उसको वायलेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट वायलेट, तो हमें ध्यान में रखना होता है वाइल अकाउंटिंग। अब सवाल यह है कि पार वैल्यू पे शेयर्स इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे शेयर्स इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होंगे। ओके, तो ये इशूड एट, अब देखें हम लोग इशूड फॉर किस लिए इशू होगा। अब चाहे तो वो पार वैल्यू की बात हो या फिर प्रीमियम की बात। इशूड फॉर दो तरीके से इशू हो सकता है। इशूड फॉर कैश, issued for consideration other than cash, पार और प्रीमियम दोनों पे हो सकता है। कैश में दो बातें आती हैं। अगर कंपनी ने अपने शेयर्स को कैश में इशू किया है तो एक बात है लमसम पेमेंट की। कहने का मतलब यह है कि अगर 10 रुपए का शेयर है, आपको पूरे के पूरे 10 रुपए एट ए टाइम दे देने हैं, ₹10 ईच, एक ही बार में देने का। और दूसरा होता है पेमेंट्स इन इंस्टॉलमेंट्स। कंपनी स्प्लिट करके पैसे मांगती है, ₹10 ईच है, तो ये ₹10 ईच कंपनी अलग अलग सेगमेंट में मांगती है। अलग अलग सेगमेंट में कहने का मतलब इंस्टॉलमेंट्स में मांगती है। ये अलग अलग सेगमेंट्स किस तरह से हो सकते हैं। सपोज करिए ₹2 ऑन एप्लीकेशन, शेयर होल्डर जब एप्लीकेशन देंगे शेयर्स के लिए उस समय ₹2 मांग लिया कंपनी ने 10 रुपए में से। ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ये मेरा अजम्पशन है, एक काल्पनिक एग्जांपल है। ₹5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उस पे मांगा कंपनी ने। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है। अब सवाल यह है कि यहां पे जब अकाउंटिंग एंट्री करने आएंगे हम तो दो बातें देखने को और मिलेंगी। दो बातें क्या है, इस पे अकाउंटिंग एंट्री के समय फर्क पड़ेगा। व्हेन सीबी इज केप्ट, सीबी इज केप्ट कहने का मतलब क्या है, सीबी कहने का मतलब यहां पर है कैश बुक। जब कैश बुक रखा जाता है तब अकाउंटिंग एंट्रीज किस प्रकार होंगी। दूसरा है व्हेन सीबी इज नॉट केप्ट, जब सीबी नहीं रखा जाता है तब। तो जब कैश बुक रखा जाता है तो हम लोग अकाउंटिंग किस प्रकार करेंगे, और जब कैश बुक नहीं रखा जाता है हम लोग अकाउंटिंग किस प्रकार करेंगे, ये भी हम लोगों ने डिस्कस करना है। और अकाउंटिंग एंट्री सारी बातें अभी होंगी। ये अकाउंटिंग एंट्री की शुरुआत हमने कर रखा है, और अकाउंटिंग एंट्री जो हमने यहां लिख रखा है, अकाउंटिंग एंट्री रिगार्डिंग इश्यू ऑफ शेयर, इक्विटी और प्रेफरेंस, इसी सिलसिले में अभी बात हो रही है। दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट।
एंड बेसिक। ओके, तो ये बेसिक फंडामेंटल बात पे हमें अभी जाना है, और हम लोग एक बार इस डायग्राम को एक बार फिर से समझे, लेकिन उसे समझने से पहले हम जरा ये भी समझ लें कि कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या होता है। इशूड टू वेंडर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ एनी एसेट परचेज्ड, ये हो सकता है issued to promoters for their services, issued to underwriters against their services, issued as bonus shares, और भी बातें हो सकती हैं, etc. It's just a glimpse that the shares of a company can be issued. The shares of the company can be issued for consideration other than cash. कंपनी को अपने शेयर्स को जारी करने पर क्या मिल रहा है? कैश नहीं, कोई और प्रतिफल। और हमने यहां पे क्या रखा है कि कंपनी ने शेयर इशू करा है, लेकिन मिला क्या है? कैश। कंपनी ने यहां भी शेयर इशू करा है, लेकिन किस वास्ते? इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो बेसिकली हमें समझना क्या है अभी फिलहाल कि शेयर्स इक्विटी हो या प्रेफरेंस, दोनों में से कोई भी शेयर्स हो, इशूड एट कहने का मतलब कि वो किस पर इशू किया जा रहा है? पार वैल्यू पे या फिर प्रीमियम पे। प्रीमियम कहने का मतलब है कि अगर उसका नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए का है तो +5 या 10 + 20 कुछ भी हो सकता है। देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग दिस अमाउंट, एंड दिस अमाउंट इज प्रीमियम। 5 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, इसका ये नॉमिनल वैल्यू था। अब सवाल ये है कि जो शेयर्स थे नॉमिनल वैल्यू पे इशू किए जाए या फिर नॉमिनल वैल्यू में एक्स जोड़कर इशू किए जाए, तो वो कैश के लिए इशू हो सकता है या फिर अदर देन कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए इशू हो सकता है। हम लोग एंट्रीज पे जाएंगे। जो आपको कवर अप कर रहा है सिलेबस, इसमें कौन कौन सा सिलेबस में कवर अप कर रहा है? आपका ये पॉइंट कवर अप कर रहा है, आपका इशू टू प्रोमोटर्स ये कवर अप कर रहा है, इशू टू अंडरराइटर्स ये नहीं कवर कर रहा है। बोनस शेयर आपके सिलेबस से बाहर की बात है, तो हम लोग इस पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे इशू टू वेंडर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ एनी एसेट परचेज, इशू टू प्रोमोटर्स, बस यही दो बातों पे अभी डिस्कस करेंगे। और इधर हम लोग डिस्कस करेंगे लमसम पेमेंट अगर होता है तो अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरीके से करी जाएगी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट अगर बात करते हैं और कैश बुक रखा जाता है तब एंट्री किस तरीके से करी जाएगी, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। और अगर इंस्टॉलमेंट पे है शेयर इशू और कैश बुक नहीं रखा जाता है तब कैसे होगी बात, हम लोग इस पे भी डिस्कशन करेंगे। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें क्योंकि ये आपके मैथ में है जरूर बट इस वे में नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर लें। ओके, आई होप आप लोग लिख रहे होंगे मेरे साथ साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब तक एक एग्जांपल ना लिया जाए सारी बातें क्लियर नहीं हो पाएंगी। हमें एक एग्जांपल अभी लेना होगा और बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज आपको समझानी होंगी। हमने इसे रेड कलर यूज कर लिया है, कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स। थोड़ा विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम होता है रेडिंग। वेल आइए एक एग्जांपल ले लें पहले। Z Limited offered for public subscription 10,000 equity shares of ₹100 each at par। ये इक्विटी शेयर है। The amounts were payable as under ₹20 on application, ₹30 on allotment, and balance on first and final call।
आप इसे लिख लें, क्योंकि स्टडी मैट में आपकी थ्योरेटिकल बातें हैं, आप इसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा बेस बनेगा और इसी बेस क्वेश्चन पे सारी बातें, सारी टॉपिक्स, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इशू ऑफ शेयर्स, प्रीमियम एट पार जो हमने लिख रखा है, यही पे हमें बात करनी है अभी, प्रो राटा अलॉटमेंट, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, प्रो राटा में, फिर फॉरफीचर और रीइशू। दैट वुड बी आवर बेस, दिस क्वेश्चन वुड बी बेस, ओके। और आप इस बेसिक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, क्योंकि यहीं से शुरुआत हो रही है आपकी कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर की। एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। बड़े ही आराम से समझे, बड़े ही सिंपल वे में समझे, बड़ा ही रिलैक्स हो जाए आप, क्योंकि बहुत ही आसान है और इस पे अभी आप फोकस करना शुरू कर दें। कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको इस क्वेश्चन को जर्नलाइज करने में। जर्नल एंट्रीज करनी है। Z Limited offered for public subscription 10,000 equity shares of ₹100 each at par. The amount were payable as under. किस तरह से दे रहे थे? 20 रुपए एप्लीकेशन के, 30 रुपए अलॉटमेंट के और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। कोई भी बंदा बता सकता है बैलेंस कितना होगा? हाँ बता सकते हैं, क्यों नहीं। 100 रुपए का शेयर था, पार वैल्यू पे इशू करा गया था, 20 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे गए थे, 30 रुपए अलॉटमेंट पे मांगे गए थे, तो 50 रुपए बैलेंस जो बच गए 50 रुपए। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने होंगे? 50 रुपए। अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करनी है? इट्स वेरी सिंपल। लेकिन अकाउंटिंग एंट्री करने से पहले आपने ध्यान में रखना है, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ था, जो आपने नोट करा होगा, वहां पे लिखा था कि पेमेंट्स लमसम है या इंस्टॉलमेंट में। तो हमने लमसम की बात तो छोड़ दी, इंस्टॉलमेंट वाली बात पे आ गए। हमने प्रीमियम की बात अभी नहीं करी है, पार पे आए हैं। अब यहां ये जो शेयर्स जारी करी है कंपनी ने, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहां असम्पशन लिया जाएगा कि कंपनी ने जितने शेयर्स के लिए ऑफर करा था, ठीक उतने के लिए एप्लीकेशन आया है, न ज्यादा न कम। अभी ज्यादा भी नहीं आया एप्लीकेशन और ना ही कम आया है एप्लीकेशन। हम लोग ये एज्यूम करके चले, ओके। द कंपनी शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड। सपोज करिए ऐसा कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन सॉरी ऑफर करा था, पब्लिक ने 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन कंपनी को दे दिया है। अब कंपनी ने अकाउंटिंग एंट्री करनी है। पार पे शेयर इशू हुआ था, 20 रुपए एप्लीकेशन के, 30 रुपए अलॉटमेंट के, 50 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। एंट्री करते समय हमें यह सवाल तो करना ही होगा कि क्या कंपनी में कैश बुक रखा जाता है या कैश बुक नहीं रखा जाता। हम लोग दोनों कंडीशन पे ये सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आइए देखते हैं क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी अंडर बोथ दीज टू सर्कमस्टांसेस। व्हेन CB is not kept, इधर when CB is kept, CB का मतलब कैश बुक है। समय बचाने के लिए CB लिख रहा हूं। आई होप यू ऑल वुड नॉट माइंड इट, ओके। कैश बुक नहीं रखा गया है तो एंट्रीज कितनी होंगी? सबसे पहला, on receipt of application money, कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तो कंपनी ने एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कंपनी क्रेडिट करेगी। कितने रुपए मिल जाएंगे यहां पे? कंपनी ने 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव किया है, 20 रुपए एप्लीकेशन के हो गए, तो 10,000 इंटू 2 20,000, एक जीरो और पुट कर दें, कितने हो जाएंगे? 2 लाख रुपीस। बोलिए सही है? अब सवाल यह है कि दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री होगी यहां पे कि इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को जो हमने अभी क्रेडिट करा है, इसे क्लोज करना होगा और उसे कैपिटल में ट्रांसफर करना होगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीस टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ये टेम्पररी क्रेडिट था जो डेबिट होकर कैंसिल हो गया और ये पैसा हमारे कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। बैंक तो हमने डेबिट करना ही है बिकॉज कैश बुक इज नॉट कैप्ट। हम लोग सीधे सीधे कैश बुक में एंट्री नहीं कर रहे। नंबर 3, अब हमें करना क्या? अलॉटमेंट मनी। हमने एप्लीकेशन की एंट्री कर ली है, अब अलॉटमेंट पे बात करनी है। अलॉटमेंट अभी रिसीव पहले नहीं होगा, पहले ड्यू कराया जाएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए होंगे? 30 रुपए अलॉटमेंट के, तो 3 लाख रुपीस। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट वुड बी 3 लाख रुपीस। अगेन
अब ये अमाउंट रिसीव करने की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। ये एज्यूम कर लिया गया कि सभी लोगों ने पैसे दे दिए हैं, अभी कोई एरियर नहीं हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख रुपीज। अब यहां पे 2 एंट्रीज बच गई और जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए होंगी। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, नॉट ओनली फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसे रिसीव करने की एंट्री करेंगे, दैट वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आप यहां पे बहुत सारे सवाल मेरे से कर सकते हो, ऑल्सो क्वेश्चंस दिमाग में रेज कर सकता है। हमने यहां पे जगह के बचाने के चक्कर में करा क्या कि नरेशन हमने नहीं लिए, बट मैं वर्बली बोल दे रहा हूं, नरेशन बड़ा ही सिंपल है। आप सबसे पहली एंट्री जो कर रहे हो वो किस बात की कर रहे हो? आप एंट्री कर रहे हो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री। ओके, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री आपने सबसे फर्स्ट में की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री भी एप्लीकेशन के संदर्भ की ही है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तीसरी एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री हो गई, ये सेकंड एंट्री है, ये थर्ड एंट्री है, ये फोर्थ एंट्री है, ये फिफ्थ एंट्री और ये सिक्स्थ एंट्री। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्यों करी गई है ये एंट्रीज, जरा समझने की जरूरत है। हमें यहां नरेशन क्या देना है, सिंपल नरेशन आएगा यहां पे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच। सिंपल, 20,000 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन मनी मिल गए, वी हैव रिसीव्ड इट। और अगर आप अकाउंटिंग के थ्रू जाना चाहते हो कि भाई बताओ सर आप कि क्यों बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्यों डेबिट नहीं होगा, ये कॉमन क्वेश्चन है कि बच्चे कभी कभी पूछ बैठते हैं कैश अकाउंट क्यों नहीं होगा, बैंक ही क्यों लिखा आपने। अमूमन आप जब जनरल एंट्री बताया करते थे तो वहां पे बोला करते थे कि कैश और बैंक, यहां सिर्फ बैंक क्यों लिखा आपने, कैश और बैंक क्यों नहीं कह रहे आप? वेरी सिंपल, जैसा कि ट्रस्ट की बात अभी हो रही थी, फेथफुलनेस की बात अभी हो रही थी कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आउटसाइडर जो होते हैं वो ओनर बनते हैं और वो दूर दराज के क्षेत्रों में होते हैं और वो अपने पैसे कहां देते हैं, कंपनी को देते हैं। और अगर वो कैश में दे तो गड़बड़ घोटाले के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो कंपनी के जो भी एप्लीकेशन मनी रिसीव होते हैं कंपनी के, वो सारे के सारे थ्रू दी बैंक और बैंक अकाउंट में ही होते हैं, कभी भी कैश में कंपनी रिसीव नहीं करती। दैट इज व्हाई वी हैव रिटन ओनली बैंक अकाउंट। अब सवाल आपका दूसरा आएगा कि सर आपने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्यों लिखा है यहां पे, क्यों नहीं आपने शेयर होल्डर को क्रेडिट कर दिया? क्रेडिट द गिवर, मैंने पहले भी बताया कि जर्नल में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर मैं फॉलो ही नहीं करता। यहां पे आ जाओ आप और इसे आप समझ लो कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखा तो वेरियस एप्लीकेंट्स को ना लिख करके कंबाइंड एंट्री करिए कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि अलग अलग डेट्स में कंपनी आईपीओ डेट जब इशू करती है, आईपीओ जारी करती है कंपनी, तो उस समय डेट डालती है और उस डेट में लगातार एप्लीकेशन मनी आते रहते हैं कंपनी के पास, तो लगातार मनी एक्यूमुलेटेड जब क्लोजर डेट होता है तो उस समय एकजुट करके और सारा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में क्रेडिट कर दिया जाता है टेम्पररी, और उसके बाद दूसरी एंट्री करी जाती है इसे कैंसिल करने की, टेम्पररी क्रेडिट है। और इस टेम्पररी क्रेडिट को चूंकि वो कैपिटल में जाना अभी है या नहीं है, कंपनी क्या करेगी, कितना रिजेक्ट करेगी, कितना नहीं करेगी, इससे अभी कंपनी क्लैरिफाई नहीं होती, इसलिए टेम्पररी क्रेडिट डालते चली जाती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एंड नाउ जब वो सारा क्लोज हो जाता है और कंपनी क्लियर हो जाती है कि कितना कैपिटल बेस हमारा क्लियर हो गया, क्रिएट हो गया उस अमाउंट से, तो कंपनी इस टेम्पररी क्रेडिट को डेबिट करके कैंसिल कर देती है और अपना कैपिटल क्रेडिट कर लेती है। क्योंकि ये पैसे जो आए हैं कंपनी के पास वो किस वास्ते आए हैं, कैपिटल के लिए, तो कंपनी अपना कैपिटल ही क्रेडिट करेगी, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, और ये टेम्पररी क्रेडिट डेबिट खत्म, ये कर्म होगी बात। यहां नरेशन क्या दिया जाएगा, नरेशन भी बड़ा सिंपल है कि वेयर बीइंग या फॉर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज्ड और द बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यू कैन पास सच नरेशन। अब रही बात तीसरी, तो अब यहां से कंपनी पहले कॉल करेगी, मांगती है उन शेयर होल्डर से जिनको कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिए, और जब अलॉटमेंट मनी कंपनी कॉल करती है तो उसकी एंट्री पहले करती है और अमाउंट बाद में आता है, क्योंकि कंपनी कॉल करती है मनी को पहले, तब शेयर होल्डर पैसे देते हैं। तो जब कंपनी अलॉटमेंट ड्यू कराती है तो ड्यू कराने की एंट्री, ये एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री है, ये ट्रांसफर करने की एंट्री है, ये अलॉटमेंट ड्यू कराने की एंट्री है, और ये रिसीव करने की एंट्री है। ये फर्स्ट कॉल ड्यू कराने की एंट्री है और ये रिसीव करने की एंट्री है। तो आपने देखा कि जब कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू कराती है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल करती है, और जब कंपनी को वो पैसे मिल जाते हैं तो कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर देती है। तो जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट शेयर होल्डर को ना डेबिट करके अलॉटमेंट को डेबिट किया,
यहां जब उन शेयर होल्डर्स ने पैसे दे दिए तो उन्हें क्रेडिट कर दिया और बैंक को डेबिट कर लिया, कंपनी पहले ही अपना कैपिटल इंक्रीज कर ली। क्लियर? नरेशन की जब बात आएगी तो यहां नरेशन मेंशन करेंगे कि बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹30 ईच। जब वो मनी मिल जाएगी तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लिख देंगे यहां नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹30 ईच। एंड अगेन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब ड्यू कराएंगे, ड्यू कराने की एंट्री वैसी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹50 ईच। नंबर 6, जब हमें ये रिसीव होगी मनी तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹50 ईच। दैट्स इट। लेकिन आपके जहन में एक सवाल और आ सकता है। सवाल क्या है? आप ये पूछ सकते हो कि क्या भाई ऐसा ही होगा कि ₹100 वाले जो शेयर्स थे क्या 3 ही इंस्टॉलमेंट होगा? ₹100 का शेयर है तो क्या ये 3 ही इंस्टॉलमेंट होगा, 20, 30, 50 ही होगा या कुछ और भी हो सकता है? व्हाई नॉट? इट मे बी। ये हो सकता है कि यहां 20 हो जाए, आगे का कॉल हो जाए 20, आखिरी कंपनी अभी मांगे या ना मांगे, मे बी। तो कैसे होगा? 20 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल, 20 सेकंड कॉल, फाइनल कॉल अभी भी बाकी है, मांगा ही नहीं है कंपनी ने, मे बी। वो कंपनी के हाथ में होता है। ओके, हम लोग अभी उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। आपके क्वेश्चन में ये मेंशन होगा, आपको ये स्प्लिट नहीं करना है, पॉइंट शुड बी नोटेड, इट वुड बी प्रोवाइडेड इन योर क्वेश्चन। ओके, कि कंपनी ने अमाउंट अगर इंस्टॉलमेंट में मांगा है तो वो इंस्टॉलमेंट आपको तय नहीं करना है। यू विल नॉट डिसाइड द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। चूंकि ये इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट कुछ भी कर सकती है कंपनी, और जो इंस्टॉलमेंट होगा वो आपको मेंशन होगा। ओके, तो इस संदर्भ में आपको कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अब सवाल यह है कि जब कैश बुक कंपनी नहीं रख रही है और इंस्टॉलमेंट 3 थे, हमारे इंस्टॉलमेंट्स कितने थे? 3 इंस्टॉलमेंट थे। कौन कौन? 20 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 50 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में हमने देखा कि 3 इंस्टॉलमेंट और एंट्री कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। जितने इंस्टॉलमेंट उसकी दुगनी एंट्रीज होंगी अगर कैश बुक नहीं रखा जाता है तो। लेकिन यदि कैश बुक रखा जाता है तब इसी बात को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। देख लेते हैं कि क्या होगा। हम लोग इसके लिए एंट्री करेंगे ही नहीं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 की एंट्री सेम होगी। नंबर 3, ड्यू कराने की एंट्री सेम होगी, रिसीव करने वाली एंट्री नहीं होगी। फिर ड्यू कराने वाली एंट्री सेम होगी और रिसीव करने वाली एंट्री हम लोग करेंगे ही नहीं। यानी कि कितनी एंट्री हुई? 1, 2, 3, यानी जितने इंस्टॉलमेंट्स उतनी एंट्रीज होंगी। तो भाई ये बैंक डेबिट, जहां जहां बैंक डेबिट आया, देखो आप, यहां भी बैंक डेबिट आया था। बैंक डेबिट और कहां आया था? बैंक डेबिट यहां भी आया था। और कहां था? यहां आया था। जहां जहां बैंक डेबिट हुआ वहां वहां एंट्रीज नहीं करी हमने, तो क्या करा? सिंपल कैश बुक बना दी, सीबी। और इसकी जगह पे, फर्स्ट की जगह पे 2 शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट कितना? 2 लाख। फिर दूसरा 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट कितना? 3 लाख। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 5 लाख। ये रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक है। ये कैश बुक का रिसिप्ट साइड हो गया। पेमेंट साइड के लिए मेरे पास जगह नहीं है भैया। आप समझ रहे हो आप कि जो फर्स्ट एंट्री करी गई है टू शेयर एप्लीकेशन, एंट्री ये नहीं की गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन नहीं करा गया है, ये एंट्री जर्नल में नहीं करी गई है। तो कैश बुक क्या है? ये भी आपने पढ़ा होगा इनिशियली, क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने कि कैश बुक इज जर्नल एज वेल एज लेजर। और जो भी ट्रांजेक्शन कैश में हो रहे हैं, बैंक से हो रहा है, तो वो हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमने रिकॉर्ड कर लिया तो ये जर्नल की जरूरत रहेगी क्या? ये जर्नल की जरूरत ही नहीं रहेगी। ओके, तो आपने देखा यहां पे कि जब पार पे शेयर इशू हो रहा था और कैश बुक रखी जा रही थी तो एंट्री क्या हो रही थी, और जब कैश बुक नहीं रखा जा रहा था तो एंट्री क्या हो रही थी। आप लोग इसको नोट करें, ओके, जितनी जल्दी हो सकता है नोट कर लें इसको। अभी फिर प्रीमियम की बात करूंगा मैं कि शेयर जब प्रीमियम पे इशू होता है इसी क्वेश्चन पे, तो एंट्रीज किस प्रकार करी जाएंगी।
हाँ जी, लिख लिया। वेल, आइए देखते हैं जब इन शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया जाए तो क्या होगा और किस प्रकार होगा। Z Limited offered for public subscription 10,000 equity shares of ₹100 each at par की जगह पे at 20% प्रीमियम। चेंज हो गई यहाँ पे बात। Z Limited ने शेयर्स इशू करा है, वही 10,000 इक्विटी शेयर्स। मैंने पहले ही कह दिया है कि यही बेस क्वेश्चन होगा और इसी पे सारी बातें अभी करी जाएंगी। 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करा है, 100 रुपए का एक शेयर है एट 20% प्रीमियम। द अमाउंट्स वेर पेएबल एज अंडर ₹20 ऑन एप्लीकेशन, ₹30 की जगह पे यहां पे भी चेंज करा जाएगा, ₹50 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए फटाफट इस बात को समझते हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें आपत्ति और दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रीमियम कंपनी को मिल रहा है और ये प्रीमियम हम फिर एज्यूम करेंगे कि कंपनी ने 10,000 शेयर जारी किया, कंपनी को 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया, कंपनी ने उन 10,000 शेयर्स को अलॉट भी कर दिया, कंपनी को सारे रुपए विधिवत मिल गए। ओके, तो अब सवाल है कि क्या फर्स्ट एंट्री बिल्कुल वैसे ही होगी? जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही होगी। ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या सेकंड एंट्री भी वैसी ही होगी? बिल्कुल जी हाँ, वही होनी है, क्योंकि 10,000 into 20 एप्लीकेशन मनी तो वही है। अब सवाल प्रीमियम का है और अलॉटमेंट के टाइम का है, तो एंट्री तो डिफर करेगी भैया। एंट्री क्या डिफर करने वाली है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आगे इन सभी बातों को या चलिए इसी पे कर लेते हैं, यहीं पे चेंज कर डालते हैं। थर्ड एंट्री चेंज होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख to equity share capital account 3 lakh to securities premium reserve account 2 lakh। ये ड्यू कराने की एंट्री हो गई। अब जब रिसीव करेगी कंपनी तो बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट्स इट, कोई चेंज नहीं होना। जब कैश बुक रखा जाएगा तो शेयर अलॉटमेंट में यहां आ जाएगा 5 लाख रुपीज। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 50 रुपीज था, बैलेंस वही आएगा। 20 रुपीज एप्लीकेशन, 50 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 70 रुपए हो गए। और चाहिए थे कंपनी को कितने? 100 रुपए और 20 रुपए प्रीमियम के, 120 रुपए चाहिए थे, जिसमें कंपनी ने 20 रुपए मांग लिया एप्लीकेशन पे, 50 रुपए मांग लिया अलॉटमेंट पे, बचे कितने? 50 रुपीज। तो ये 50 रुपीज कहां आने हैं? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, कंपनी रिसीव भी कर लेगी इसको। तो ये बेसिक एंट्रीज हैं जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगती है और पार पे या प्रीमियम पे शेयर्स इशू होते हैं। ओके, अभी हमने कोई बात नहीं करी है कि कॉल सिनेरियो क्या होता है, कॉल इन एडवांस क्या हो सकता है, हमने अभी इस संदर्भ में कोई बात नहीं करी है। कॉल सिनेरियो पे बात करनी है, कॉल इन एडवांस पे भी बात करनी है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स कॉल सिनेरियो एंड कॉल इन एडवांस साइमल्टेनियस एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियो एंड कॉल इन एडवांस।